हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फ्री लो एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी। फर्श से अर्श तक की सफर में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में थोड़ी सी मदद करने के लिए हाजिर हूं, ईश्वर प्रजापति। दोस्तों, आज से हम एक नए सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जुडिशरी के एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। भारतीय दंड संहिता, इसके सिवाय अपराध और जुडिशरी कुछ भी नहीं है। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही यही है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 ये का 45वां नंबर का, ये 1860 का 45वां नंबर का ये संहिता है। 45वें नंबर पे पास हुई थी 1860 में। ठीक है दोस्तों, तो आईपीसी आज से स्टार्ट करेंगे अपन। बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में। और इस की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे कि हीरे को परखना है दोस्तों। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरों का इंतजार करो। हीरे को परखना है तो अंधेरों का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। दोस्तों, इस कंपटीशन के दौर में बहुत सारे हमारा अपने साथी होते हैं जो अपनों से पढ़ाई छोड़ने के बाद भी अपने से आगे बहुत काम करने लग गए हैं। उनको देख के हमारी समाज वाले या आसपास वाले लोग उनसे अपनी तुलना करते हैं और अपने को हताश करने जैसी बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कांच के टुकड़े हैं जो धूप में चमक रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आप वो हीरे हैं जो अंधेरे में, आपकी चमक अंधेरे में दिखाई देगी लोगों को। आप धैर्य बनाए रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में अपन आईपीसी का अध्याय 1 देखेंगे और आईपीसी का सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ देर ना करते हुए अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपन। दोस्तों दोस्तों विधियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। मोटी मोटी बात करें तो विधियां दो प्रकार की होती हैं। ऐसे तो विधियां अगर कैटेगराइज करेंगे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मोटे तौर पर विधियां दो प्रकार की होती हैं। एक विधि होती है, कहाँ गया, हाँ, एक विधि होती है मौलिक विधि, या फिर इसको सारभूत विधि भी कह सकते हैं। और विधियां दूसरी प्रकार की होती है प्रक्रियात्मक या प्रोसीजर लॉस। ठीक है, तो मौलिक विधियां कौन कौन सी है दोस्तों? भारतीय दंड संहिता एक प्रकार से मौलिक या सारभूत विधि है। इसी प्रकार से सिविल में देखें तो संपत्ति अंतरण अधिनियम हो गया, या फिर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। ऐसे जिसमें वाद हेतुकों का वर्णन किया गया है और दंड का प्रावधान किया गया है, वे सारी मौलिक या सारभूत विधियां हैं दोस्तों। ठीक है, और प्रक्रियात्मक विधियां कौन कौन सी हैं? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रक्रियात्मक विधि है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भी प्रक्रियात्मक विधि है। प्रक्रियात्मक विधि में वाद हेतु से लगाकर जो दंड का प्रावधान है वहां तक पहुंचने में जो प्रक्रिया का पालन किया जाता है, सारी प्रक्रिया प्रक्रियात्मक विधि में होती है। ठीक है, और मौलिक विधियों में अपराध की परिभाषा होती है। जैसे अपराध किसे कहेंगे, मान लीजिए चोरी का अपराध इसमें मौलिक विधि में आईपीसी में परिभाषित है। तो चोरी कहने के लिए क्या कौन कौन सी परिभाषा में आवश्यक तत्व होने जरूरी है उस अपराध में, कि तब हम उसे चोरी का अपराध कह सकेंगे। जैसे चोरी के लिए संपत्ति का जंगम यानी चल संपत्ति होनी आवश्यक है। चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना उस चल संपत्ति को लेना चोरी का अपराध कहलाता है। तो ये आवश्यक तत्व चोरी के हैं। तो अपराध की परिभाषा इस आईपीसी में बताई गई हर अपराध की, और उनके लिए दंडों का प्रावधान भी इसमें किया गया है कि किस अपराध के लिए कितना दंड है। और इस अपराध की परिभाषा से इस दंड तक पहुंचने के जो भी प्रक्रिया होगी, किस कोर्ट में मामला चलेगा, कौन सा अपराध संज्ञेय होगा, कौन सा असंज्ञेय होगा, कौन सा जमानती है, कौन सा अजमानती है, कौन सा शमनी है, कौन सा असमनी है, वारंट कैसे जारी किया जाएगा, समन कैसे जारी किया जाएगा, कौन से मजिस्ट्रेट को कितनी शक्तियां, ये सारी बातें प्रक्रियात्मक विधि में आएंगी दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि। दंड प्रक्रिया संहिता की अपनी अलग सीरीज चल रही है, उसको भी आप देखिए दोस्तों। अभी अपन पढ़ रहे हैं आईपीसी, तो आईपीसी की बात करते हैं। तो दोस्तों आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी है ये, और इसमें 511 धाराएं हैं। सभी का अपन एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल
इसका संक्षिप्त इतिहास देखते हैं अपन। तो भारत में विधि व्यवस्था के बीच का अंकुरण, ठीक है। भारत में विधि व्यवस्था बहुत पुराने प्राचीन काल से चली आ रही है, मनु के समय से, लेकिन ये सुव्यवस्थित ढंग से नहीं थी। तो सुव्यवस्थित रूप से दंड व्यवस्था को लागू करने का श्रेय दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को जाता है, जिन्होंने 1973 में फौजदारी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चालू करी और प्रत्येक जिले में फौजदारी न्यायालयों की स्थापना करी थी। भारतीय दंड संहिता 1860 प्रथम विधि आयोग की अनुशंसा पर संहिताबद्ध हुई, ठीक है। और भारतीय दंड संहिता का प्रारूप प्रथम विधि आयोग, जिसका गठन 1834 में किया गया था, के द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। इस प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मेकाले। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था जुडिशरी में कि भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा बनाई गई थी। उसमें ऑप्शन थे 4, जिसमें 2 ऑप्शन, एक ये था कि प्रथम विधि आयोग और लॉर्ड मेकाले। तो बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर लॉर्ड मेकाले लगाया, लेकिन दोस्तों लॉर्ड मेकाले इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा प्रथम विधि आयोग, ठीक है। तो प्रथम विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता को बनाया था। इस प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जरूर लॉर्ड मेकाले थे, लेकिन पूरे आयोग ने मिलकर इसको अंजाम दिया था, इसलिए इसका श्रेय इसको जाता है प्रथम विधि आयोग को, ठीक। अब अपराध, अपराध एक ऐसी क्षति है जो किसी मानव द्वारा उसके सामाजिक कृत्यों के परिणाम स्वरूप कारित हुई है, ठीक है। अपराध किसको कहेंगे अपन, तो अपराध एक ऐसी क्षति है जो मानव द्वारा उसके सामाजिक कृत्यों के परिणाम स्वरूप कारित हुई है और जिसे संप्रभु नहीं चाहता है तथा राज्य इसके निवारण के लिए दंड की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो अपराध एक ऐसी क्षति है जो मानव द्वारा उसके सामाजिक कृत्यों के परिणाम स्वरूप कारित हुई है और जिसे संप्रभु मतलब राज्य नहीं चाहता है तथा राज्य उसके निवारण के लिए दंड की व्यवस्था भी करता है। अपराधकर्ता के दोष अथवा निर्दोष का विचारण विशिष्ट विधिक कार्यवाहियों के अंतर्गत संचालित किया जाता है और वे शास्त्र विशिष्ट नियमों द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो हर वो कृत्य जो इस संहिता के अधीन दंडनीय है या किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय है और जिसे राज्य नहीं चाहता है या समाज की नैतिकताओं के विरुद्ध है, सभी अपराध है दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं समाज में जो नैतिकता के तो विपरीत है, लेकिन उन्हें राज्य अपराध नहीं मानता है। इस प्रकार अपराध विधि द्वारा वर्जित ही नहीं बल्कि समाज के नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल भी होना चाहिए। कौन कौन से, जैसे अपराध में हत्या, चोरी, डकैती आदि सभी अपराध कहलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपराध के आवश्यक तत्व। किसी बात को अपराध कहने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो मोटे तौर पे देखे जाएं तो अपराध, पहले व्यक्ति जब अपराध करने की सोचता है तो मन में आशय धारण करता है कि वह अपराध करना चाह रहा है, किसी दुराशय से प्रेरित होकर कोई अपराध करता है, फिर अपराध के लिए तैयारी करता है, तैयारी के पश्चात वो फिर उसमें तैयारी में वो कोई अपराध को करने के लिए सामान एकत्रित करता है। जैसे वो चोरी करना चाह रहा है तो घर का ताला तोड़ने के सामान वगैरह कुछ ऐसे इकट्ठा करता है अपने साथ पास में, ये तैयारी करता है। उसके बाद फिर वो प्रयत्न करता है, अगर वो प्रयत्न सफल हो जाता है दोस्तों तो वो फिर पूर्णतः अपराध बन जाता है। तो इसी प्रकार अपराध के आवश्यक तत्वों में 2 तत्व भौतिक कृत्य और मानसिक कृत्य होते हैं। यद्यपि अपराध के ये 2 ही तत्व नहीं हैं जो संगठित होकर अपराध की रचना करते हैं, बल्कि कुछ अन्य तत्व भी हैं। जैसे कि किसी अपराध को करने के लिए मानव या व्यक्ति का होना आवश्यक है। कोई जानवर या जीव जंतु जो है वो अपराध नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपराध को करने के लिए मानव या व्यक्ति का होना जरूरी है। दूसरी, आपराधिक भावना या दुराशय से कार्य किया जाना आवश्यक है। जो अपराध किया जा रहा है वो दुराशय या आपराधिक भावना से किया जा रहा है। अगर कोई बात भूल या बिना किसी जान की कोई जानकारी के अपराध हो जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। मेंसिरिया का होना बहुत ही आवश्यक है अपराध के लिए, ठीक है। फिर कार्य या लोभ का होना भी आवश्यक है, एक्टस रियस। फिर अपने उस कार्य से क्षति का होना भी आवश्यक है और कार्य और उसके परिणाम में युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए दोस्तों। देखते हैं अपन, अब स्टार्ट करते हैं अपना भारतीय दंड संहिता का अध्याय 1 प्रस्तावना, जो कि धारा 1 से लगाकर 5 तक है। इसमें
भारतीय दंड संहिता की प्रस्तावना से रिलेटेड मतलब परिचयात्मक बातें कही गई हैं कि संहिता का नाम क्या होगा, ये कब प्रवर्तित हुई, कहाँ-कहाँ इसका विस्तार है, भारत से बाहर इसका विस्तार है कि नहीं है, और इसकी क्या-क्या व्यावृत्तियां हैं, सेविंग क्लॉज, ये सारी बातें धारा 1 से लगाकर 5 अध्याय 1 में बताई गई हैं। तो धारा 1 है दोस्तों संहिता का नाम, उसके प्रवर्तन का विस्तार। परिवर्तन नहीं है दोस्तों, प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट, हाँ, का विस्तार। तो यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य पर रणवीर दंड संहिता लागू है दोस्तों, आईपीसी वहां पर लागू नहीं है। वहां पर कौन सी विधि लागू है, कौन सा दंड संहिता लागू है, रणवीर दंड संहिता। अब देखा जाए भारतीय दंड संहिता पर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर 6 अक्टूबर 1860 को हुए, मतलब ये 6 अक्टूबर 1860 से लागू हैं और 1 जनवरी 1862 से संपूर्ण भारत पर प्रवृत्त हैं। प्रवर्तन की तिथि 1 जनवरी 1862 है और लागू होने की तिथि है 6 अक्टूबर 1860। अब धारा 2 देखते हैं, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। जो अपराध भारत के भीतर किए गए हैं उनके लिए दंड का विस्तार धारा 2 में किया गया। जो अपराध भारत के भीतर किए गए उनके बारे में दंड का उनके उनके ऊपर ये लागू होती है, इस बात का प्रावधान धारा 2 में किया गया है। तो हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल जो बातें इस संहिता में बताई गई हैं उसके विपरीत जो कार्य करता है, ठीक है, तो हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हर कार्य या लोभ के लिए जिसके इस संहिता के विपरीत कोई कार्य करता है व्यक्ति और इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल है तो वह इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से बाहर किया गया कोई अपराध विदेश में किंतु जो भारत में विचारण का पात्र है या विचारण का दायित्वाधीन है तो उसका विचारण आईपीसी के अनुसार दंडित किया जाएगा। वो यही बात इसमें धारा 3 में बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध कर रहा है और वह विचारण का पात्र भारत के भीतर है तो वह इस संहिता के अधीन दंडित किया जाएगा। इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बढ़ता जाएगा वह कार्य मानो कहाँ किया गया है, भारत के भीतर किया गया है। अब धारा 4 कह रही है कि इस संहिता का विस्तार भारत में भारतीयों के ऊपर या भारत में निवासित व्यक्तियों के ऊपर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर राज्य क्षेत्रातीत मतलब भारत से बाहर रहने वाले विदेशियों पर भी लागू है ये संहिता कुछ परिस्थितियों में। तो राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा अगर भारत से बाहर या विदेश में भारत का कोई नागरिक कोई अपराध करता है, कोई हत्या रेप वगैरह जो भी अपराध वो भारत से बाहर कर रहा है और वो भारत का नागरिक है तो उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता लागू होगी और वो उस अपराध के लिए आईपीसी के अनुसार विचारण दंडित किया जा सकेगा। और भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत जैसे भारत का जहाज हो गया, भारत का विमान हो गया, उस पर चाहे वह कहीं भी हो भारत के बाहर भी है अगर वो विमान या पोत और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी वह लागू हो गए। अगर भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत पर कोई विदेशी यात्रा कर रहा है और विदेशी ही उससे झगड़ा करता है या किसी विदेशी का वो उस जहाज पर मर्डर कर देता है। मान लो इंग्लैंड का कोई व्यक्ति अमेरिका के किसी व्यक्ति का भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत में या यान में यात्रा करते हुए मर्डर कर देता है तो उसका विचारण भारतीय दंड संहिता के अनुसार किया जा सकेगा, उस पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी क्योंकि वो भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत पर किया गया है। अब भारत के बाहर और परे किसी स्थान में कोई व्यक्ति भारत में स्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करते हुए या कंप्यूटर साधन से छेड़छाड़ करता है, उसमें वायरस भेजता है या ऐसी गुप्त सूचनाओं को और लेता है तो वह आईपीसी उस पर लागू होगी। देखते हैं क जो भारत का नागरिक है, ठीक है, युगांडा में हत्या करता है तो भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। अब
ये सेविंग क्लोज है दोस्तों, धारा 5 कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। तो कौन कौन सी विधियां हैं? तो इस अधिनियमों की कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौ सैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभ्युत्थान को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे विशेष कोई अधिनियम बना हुआ है कि किसी बात के लिए, जैसे एनडीपीएस नारकोटिक्स से रिलेटेड अफीम वगैरह के केसों को देखने के लिए कोई विशेष अधिनियम एनडीपीएस एक्ट है। ऐसे ही जो विशेष अधिनियम है उन पर, और जो स्थानीय किसी जगह के लिए कोई अधिनियम बना हुआ है तो उन पर ये अधिनियम, ये संहिता प्रभाव नहीं डालेगी, वहाँ वो लागू होंगे स्पेसिफिक। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मेरा साथ बने रहिए इस चैनल पर। आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होगी। और इसी के साथ एक 4 लाइनों के साथ मैं अपने वीडियो को रोकना चाहूँगा कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है दोस्तों, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। मुझे पता है दोस्तों कि कंपटीशन के दौर में बहुत ही मुश्किल से अपने मन को एक जगह लगाकर ध्यान केंद्रित कर हमें पढ़ना पड़ता है। फिर भी ये आज की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप या ऐसे ध्यान भटकाने वाली चीज़ें जो हमारे ध्यान को भटकाती हैं, लेकिन अगर आपने अकेले चलने का हौसला है दोस्तों अभी इस दौर में, तो एक ना एक आने वाले दिनों में आपके साथ एक काफिला चलेगा दोस्तों। थैंक यू देखने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।